व समाज के लोकप्रिय माननीय एच.एस. रावत जी का स्वागत करें। रावत जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप आइए और हम सबको अपना वक्तव्य सुनाने का सुनहरा अवसर प्रदान कीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत एक वेद मंत्र के साथ, फिर अपनी बात में रखता हूं, और किसी को कोई जिज्ञासा होगी तो फिर वो आप बाद में पूछ सकते हैं। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतूजम होतारम रत्नधातमम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदं जगद्गुरुं। ओम कृष्णे वंदं जगद्गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी। आप हमेशा क्रिएटिव रहते हैं, आपको मैं बधाई देता हूं। आपके सभी सम्मेलनों में मेरा जाना होता है और आपके साथ हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर आपकी पत्नी वो भी हमेशा साथ देती हैं, और बिटिया आचार्य आरजू बहुत होनहार है। आरजू हमेशा बहुत अच्छी मैनेजमेंट करती है, और साथ में अब तो आचार्य वेदाचार्य अभिषेक जोशी जी जो यहाँ मंच पर अभी थोड़ी देर पहले वेद मंत्रों का जाप कर रहे थे। पूरा परिवार शिक्षित है, धर्म के कार्य में जुटा हुआ है, और आपकी वजह से मुझे यहाँ द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वज्जन बंधुओं, पहले तो मैं एक बात बताऊंगा आपको कि जैसे अभी दीप्ति जी ने कहा कि आपकी भविष्यवाणी सत्य हुई, उसके पीछे का आधार क्या है। अभी 8 तारीख को सूर्य ग्रहण था। अमेरिका, कनाडा और साथ में मैक्सिको, उन पर इसका पूरा प्रभाव था, लेकिन उसके आसपास जितने भी सराउंडिंग कंट्री थे उस पर था। लेकिन हिंदुस्तान के ज्योतिषियों ने एक बहुत बड़ा हल्ला मचा रखा था। हिंदुस्तान में कोई असर नहीं, हिंदुस्तान में कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। सबने अपनी अपनी ढपली और अपने अपने राग यहां पर गाए। मुझे लगा कि बड़ी विचित्र बात है, और ज्योतिष की एक तरह से बेइज्जती होती है कि क्यों ना सटीक जानकारी दी जाए। तो मैंने तुरंत आनन फानन में रिसर्च करके एक वीडियो बनाया और 7 अप्रैल को यूट्यूब के ऊपर डाल दिया और फेसबुक के ऊपर डाला। मैंने ये कहा कि हम खाली ये न सोचें कि किसी भी ग्रहण का प्रभाव सिर्फ भारत पर या दिल्ली पर, वेस्ट बंगाल, राजस्थान या हमारे किसी स्टेट पर होगा। कोई भी ग्रहण का प्रभाव पृथ्वी लोक के ऊपर होता है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी लोक है, दूसरे ग्रहों के लिए पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन हमने ग्रह नहीं मानना, क्योंकि ये हमारी जगत जननी है और जननी को ग्रह नहीं मानते। अगर सूर्य की किरणें सभी ग्रहों पर जाती हैं तो पृथ्वी को भी प्रभावित करती हैं। तो मैंने यही कहा था कि जब सूर्य की किरण पृथ्वी के किसी भी हिस्से पर आएगी, उस हिस्से का जो एरिया होगा वो पूर्ण रूप से प्रभावित होगा। लेकिन पृथ्वी प्रभावित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पृथ्वी के ऊपर जो जो राशि सबसे ज्यादा प्रभावित है वो तो होंगी। मीन राशि के ऊपर ग्रहण था, मीन राशि पर राहु का गोचर चल रहा था, मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, रेवती नक्षत्र पर ग्रहण था। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा इसमें ये राशि वाले लोग प्रभावित होंगे। अब क्या पता बेंजामिन की हमें तो कुंडली तो नहीं पता, या आयतुल्लाह खुमैनी की हमें कुंडली नहीं पता। कहीं ना कहीं इनकी कुंडलियों पर प्रभाव आया
लेकिन बात यह है कि बहुत सारे ज्योतिषी जो रिसर्च करते हैं वो अपनी बातों को छिपा जाते हैं, वो कैलकुलेशन नहीं बताते, लिख देते हैं। लेकिन मैं हमेशा सिखाता हूँ, ये मैंने कैसे प्रेडिक्शन की ये मैं आपको बताऊंगा, आने वाले समय में आप भी उस प्रेडिक्शन को कर सकें। ग्रहण का सिद्धांत ये कहता है, ये लाइट मेरे सामने आ रही है, ये सूर्य है। अब ये सूर्य है, मेरी आंखों पर सीधा प्रभाव डाल रहा है। मैं पृथ्वी हूं, मैं पृथ्वी हूं, वो सूर्य है, सूर्य की किरण मेरे ऊपर प्रभाव डाल रही है। लेकिन मेरे और सूर्य, मेरी जो ग्रेविटी है, मेरी जो ऑरा है, मेरी ऑरा कितने मीटर की है? मेरी ऑरा मान लो 10 मीटर की है। 10 मीटर दूर से मैं किसी व्यक्ति को सेंस कर लेता हूं कि ये व्यक्ति का नेचर ये है, ये व्यक्ति सेल्फिश है, ये व्यक्ति क्रूर है, ये व्यक्ति दुराचारी है, ये व्यक्ति अत्याचारी है, ये व्यक्ति जेल से भागा हुआ है, ऐसा हमें पता लगता है। हर आदमी की ऑरा अलग अलग होती है। ऋषि मुनि की ऑरा बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि वो ध्यान में बैठे रहते हैं। अब इस ऑरा को हम ओजोन परत बोलते हैं। साइंटिफिक वे में ये ओजोन परत होती है कि मेरे चारों तरफ अगर कोई हमला करेगा, जैसे ही उसकी ऑरा मेरी इस रिंग में आएगी तो मुझे मेरा ब्रेन अलर्ट करेगा, मेरे रडार जो हैं वो अलर्ट कर देंगे कि ये व्यक्ति आपको मारने आ रहा है। इसको ओजोन परत बोलते हैं। ऐसे पृथ्वी के चारों तरफ एक ओजोन परत होती है। पृथ्वी की ग्रेविटी से 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के बीच में रहती है वो। जब सूर्य की किरण आती हैं तो 10 किलोमीटर का जो एरिया पृथ्वी के और सूर्य के बीच में रहता है, वो सिर्फ उस सूर्य की किरणों को फिल्टर करता है। सूर्य की किरणों को फिल्टर करता है, जिससे सूर्य की किरण सीधी सीधी पृथ्वी को कहीं जला न दे। अभी मेरी आंखों को ये खराब कर सकता है, लेकिन मैं अपनी आंखें ऐसे कर लेता हूं, कभी ऐसे कर लेता हूं, कभी इधर कर लेता हूं। इसका मतलब ओजोन परत जैसे ही डिस्टर्ब होती है, वैसे ही पृथ्वी लोक प्रभावित होता है और पृथ्वी लोक का गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित होता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावित होगा पृथ्वी का, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ हमारा अपान प्राण जुड़ा होता है। ये गहरी पॉइंट की बात है। अपान प्राण क्यों जुड़ा होता है? अपान प्राण जो होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारी कुंडली के ऊपर होता है। कुंडली के ऊपर होता है, वो पृथ्वी के ग्रेविटी के साथ जुड़ा होता है। यानी मैं जो अभी खड़ा हुआ हूं, ये अपान प्राण के कारण खड़ा हुआ हूं। मेरी अगर प्राण शक्ति टूट जाएगी तो मैं ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, मुझे सहारा लेना पड़ेगा ऐसे। मैंने अभी ग्रेविटी फोर्स का सहारा ले लिया। ऐसे ही जब सूर्य ग्रहण होता है तो जो सूर्य की किरण सीधी सीधी ऐसे आ रही है और यहां से चंद्रमा ने मूवमेंट लेना शुरू किया और इस तरीके से चंद्रमा चल रहा है और ये आकर के मेरे चेहरे पे छाया आ गई। ये छाया आ गई, किरणें रोक दी। जो मुझे दिखाई दे रहा था वो मुझे दिखना कम हो गया। इन किरणों से जो मेरी बॉडी चार्ज हो रही थी, अब कार्तिक भाई सो गए, अब ये अभिमन्यु गर्भ में सो गए, तो इनको ध्यान तो रहेगा नहीं मैंने क्या बोला, क्योंकि रात को ये जगे थे, मुझे पता है, इनकी आवाज आ रही थी कमरे से। अभी ये इस तरीके से आया, ध्यान से सुनना क्योंकि ये सब काम की बातें हैं। और जब आप टीवी डिबेट में बैठोगे ना, उस समय ये बड़े काम की वैज्ञानिकों के लिए हैं। आपका ये ऐसे आया, चंद्रमा ने पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणों को रोक दिया। अभी 6 घंटे के लिए रोका, 5.5 घंटे था, 6 घंटे तक पूर्ण हो जाता है। अभी आप ये समझिए, ये एक बच्चा है और मां के गर्भ में पल रहा है। यहां सूर्य की किरण, ये जो हमारी नाभि चक्र है, यहां पर सोलर सिस्टम की प्लेटें होती हैं,
अब वो चार्ज नहीं हो रही है 6 घंटे के लिए, सूर्य की किरण नहीं मिल रही, नहीं मिलेगी तो बच्चे के ऊपर सूर्य की किरण नहीं आएंगी, नहीं आएंगी तो उसका डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुकेगा। यही तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि ग्रहण के अंदर जो डेवलपमेंट है, ग्रहण गहीला बच्चा हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है कि आप सूर्य की किरण यहां पर रेज जो है रुक गई। अब वैज्ञानिक बोलोगे, वैज्ञानिक हमें बोलते हैं आपके पास क्या प्रूफ है कि यहां बच्चे के ऊपर किरण नहीं आ रही है, इधर से आ सकती है, इधर से आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। लेकिन सच यह है कि मुर्गी का जो अंडा होता है ना, उस अंडे को हीट देती है तो बच्चा डेवलप होता है, अगर वो हीट न दे तो डेवलप ही नहीं होगा। इसलिए गर्भ जो होता है मां का 84 लाख योनियों का गर्भ जो होता है वो हमेशा सूर्य की किरणों से पकता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, सूर्य की किरण उसको हमें चलाती है। अब मान लो, ये तो मैंने आपको एक गर्भ की बात बताई, अब पृथ्वी एक गर्भ है, पृथ्वी अपने आप में एक गर्भ है बहुत बड़ा, इसलिए तो मां बोला गया ना पृथ्वी को। अब सूर्य की किरण ऐसे आई, चंद्रमा ने उसको रोक दिया, चंद्रमा ने जैसे ही रोका वैसे ही 6 घंटे तक पृथ्वी के जिस एरिया पे अंधेरा आ गया वहां का ग्रेविटी फोर्स डिस्टर्ब हो जाएगा, वहां का समुद्र डिस्टर्ब होगा, वहां का वातावरण डिस्टर्ब होगा, वहां के लोग डिस्टर्ब होंगे, वहां सब कुछ डिस्टर्बेंस में आ जाएगा। क्यों? ग्रेविटी फोर्स सबका डिस्टर्ब हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रहण के टाइम पर ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। और तभी मैंने कहा था कि ये किरणें नहीं आएंगी पृथ्वी के ऊपर तो पृथ्वी के ऊपर अनहोनी होंगी। पहले जब 2019 में ग्रहण पड़ा था 94% था, ये 100% है। फिर चंद्र ग्रहण पड़ा था वो 96% था। तब मैंने कहा था कि बहुत बड़ी अनहोनी आने वाली है, बहुत बड़ा बैक्टीरियल प्रभाव आएगा, विषाणु प्रभाव आएगा। और वही हुआ भी, और वही स्थिति हुई। लेकिन ज्योतिष का दुर्भाग्य ये है कि ज्योतिष अगर बदनाम हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा बदनाम करते हैं मीडिया वाले, और अगर अच्छी बात हो जाए तो छिपा लेते हैं। अभी मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला मीडिया के सामने का, आप क्यों नहीं बताते कि भाई ज्योतिष सही हुई है? जब 2 मेरी सटीक भविष्यवाणियां हो चुकी हैं, युद्ध की मैंने की है, प्राकृतिक आपदा की मैंने की, तो आप क्यों नहीं दिखाते इसको? क्योंकि दिखाएंगे तो हिंदुत्व सनातन ऊपर उठेगा, और कोई विश्व चाहता ही नहीं, विश्व का कंट्री कि हिंदुत्व ऊपर उठे और हिंदुत्व की हर बात सटीक हो जाए। कि एक व्यक्ति ज्योतिषी कैसे कैलकुलेशन करके बता रहे, इसका मतलब कल को आपको भी अगर इसको करना पड़े तो ये, अब आप मेरे से ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुरुजी आपने युद्ध की, आपने अटैक की, आपने मिसाइल की भविष्यवाणी तो कर दी, तूफान की भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन ये कोरोना जैसी भविष्यवाणी, ये भयंकर बीमारियां, इनकी कैसे करेंगे? मैदनी ज्योतिष के अनुसार जब चंद्र ग्रहण आता है तो चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा क्या करता है कि चंद्रमा अमृत देता है, पूर्णिमा के दिन अमृत फेंकता है वो, और जब अमृत फेंकता है और अमृत आना बंद हो जाए तो विष बनता है। इसलिए चंद्र ग्रहण पे विष बनेगा। हर पूर्णिमा के दिन आयुर्वेद के ज्ञाता हमेशा वो जड़ी बूटियां तोड़ते हैं जिनसे अमृत और संजीवनी बूटी बनती है। अगर कोई आयुर्वेद का ज्ञाता होगा तो उसको पता होगा। इसका मतलब ये रहा कि चंद्र ग्रहण जब भी पड़ेगा तो मनुष्य, जानवर में भयंकर बीमारियां, मनुष्य को भयंकर बीमारियां आएंगी।
और जब सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो मैत्री ज्योतिष के हिसाब से बवंडर, तूफान, दुर्घटनाएं ये सब आएंगे। इससे पहले भी मैंने एक भविष्यवाणी की थी जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ। राजेश जी आप बड़े ध्यान के साथ सुनते हो तो आपको शायद याद होगा, दीप्ति जी भी बड़े ध्यान से सुनती है, आपको भी याद होगा। मैंने कहा था कि आसमान में गोले बरसने वाले हैं और किसी को उम्मीद नहीं थी, और वो भी यूट्यूब के ऊपर है। अब लोग कहने लगे कि रावत जी डरा देते हैं, जबकि कम से कम 15-20 भी भविष्यवाणी लोक हित में है। आसमान में गोले, और उस समय पर 5000 गोले वहां बुरी तरीके से इजराइल के ऊपर दागे गए। तो ये भविष्यवाणियां होती हैं, इनको आप अपने तरीके से कर सकते हैं जब भी आपको लगता है। इसका रेशियो होता है, जब कोई ग्रहण 100% होगा तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर 100% आएगा। अगर कोई 50% है तो 50% आएगा। अगर कोई 10 से 15% ग्रहण है, हल्की छाया आती है, तो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कोई सुनामी आ सकती है, या हल्की फुल्की महीने 2 महीने के लिए कोई बीमारी आ सकती है। इतना ही फर्क पड़ता है। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न, जिज्ञासा दिमाग में आती है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं दूसरे टॉपिक को लेता हूं। 20 मिनट जब हो जाए तो मुझे बता देना। चलिए, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताता हूं कि हर आदमी जानना चाहता है कि मेरा बेटा, क्या मैं ज्योतिष में लॉन्च कर दूं? मोलेश भाई अपने बेटे को लेके आए, मानवेंद्र तो साथ चलता ही है। अभी क्या आपका बेटा आपके फील्ड में कामयाब होगा, या उसको कौन से क्षेत्र में कामयाब होना चाहिए, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए? कार्तिक भाई का बेटा क्या इसी फील्ड में कामयाब हो गया? अब अवस्थी जी का बेटा तो कामयाब हो गया, बेटी भी कामयाब हो गई, अब आदित्य जी के कब होंगे? आज मैं आपको दसम भाव से रिलेटेड और दशमांश कुंडली की जानकारी देता हूं कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आने वाला बच्चा वो कौन से फील्ड में ज्यादा कामयाब होगा, और उसके हमें दशमांश कुंडली देखने की आवश्यकता होती है। दशमांश कुंडली टिप्स के ऊपर कैसे बनती है? क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? आपको मैं टिप्स के ऊपर बताऊंगा, क्योंकि कुंडली बनाने में बड़ी दिक्कत आती है और सॉफ्टवेयर में कुंडलियां गलत भी हो जाती हैं। आजकल ऐप आ गई हैं, एक दूसरे से कॉपी मारते हैं। वो ऐप आने की वजह से मोबाइल गलत बता देता है। दशमांश कुंडली बनती कैसे और उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, वो मैं आपको टिप्स के ऊपर समझाता हूं, और फिर एक लगन की जानकारी भी आपको दूंगा। दशमांश कुंडली, लगन कुंडली के 10 हिस्से होते हैं। लगन कुंडली के 10 हिस्से होते हैं। 10 हिस्से का मतलब है कि 3-3 डिग्री के 10 हिस्से हो गए। 0 से 3, 3 से 6, 6 से 9 से 12, 12 से 15, 18, इस तरीके से 21 होते हैं। यानी एक दशमांश जो है वो 3 डिग्री का होता है, 3 डिग्री का। अगर राशि विषम है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 है, बेटा ये कुर्सी इधर दे दो मेरे को, बस बस बस। अगर आपकी मेन कुंडली अगर 1, 3, 5, 7, 9, 11 अगर विषम है तो आपकी दशमांश कुंडली विषम से ही बनेगी, याद रखना। अगर मान लो किसी की मेष लगन है, और वो 2.5 डिग्री की है, तो उसकी दशमांश कुंडली कौन सी बनेगी? मेष लगन की ही बनेगी। आपके दिमाग में होना चाहिए मेष लगन। अब मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 है, तो उस राशि से नौवीं, उससे नौवीं। अभी मान लो वृष लगन है, वृष लगन सम है, मेष लगन विषम है,
अब सम के अंदर 0 से 3, 0 से 3 में जाने के लिए आप गिनेंगे 2 से, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। दसवांश कुंडली किस चीज की बनेगी? मकर लगन का दसवांश बनेगा। अब आपका अगर मोबाइल गलत बताता है, आपका कंप्यूटर गलत बताता है, तो समझ लो कि आपका सॉफ्टवेयर करप्ट है। आपका दिमाग करप्ट नहीं हो सकता। हजारों बार मैंने ऐप को गलत किया है और कितनी बार मेरे से ये दूसरी कंपनियां हैं ये उलझ जाती हैं। मैं कहा तुम्हारा सॉफ्टवेयर गलत है। पारासल लाइट वर्ल्ड का नंबर 1 सॉफ्टवेयर है, मैंने उसको बोला सॉफ्टवेयर गलत है, ठीक करो। बोला गुरुजी क्या बात कर रहे हो? मैं कहा हाँ ये टिप्स पे देखो, मैं गलत है। बोला हाँ सर गलत है। 50 बार फ्यूचर पॉइंट को मैंने 50 बार बोला कि ये गलत है सॉफ्टवेयर आपके, इनको ठीक करो। क्योंकि उनको बनाने वाले भी तो इंसान है ना, उनके भी तो शनि राहु चल सकते हैं, उनको भी तो डिप्रेशन आ सकता है, उनको भी तो टेंशन हो सकती है। इसका मतलब अगर आपकी वृष लगन है और वो खाली 2.5 डिग्री की है तो आपकी दसवांश कुंडली कौन सी बनेगी? अब मान लो किसी की मिथुन आ जाए, अब मिथुन आ जाए तो मिथुन में भी वही होगा, ऐसे तुला में भी वही होगा। इसी तरीके से ये कैलकुलेशन करने का तरीका है। अब आप अपने आप ग्रहों को कैसे बैठाओगे? अब ग्रह तो कंप्यूटर से देखने पड़ेंगे, लेकिन ग्रह भी आप अपने हाथ से बैठा सकते हो। ग्रह भी अपने हाथ से बैठा सकते हो। मान लो आपकी मेष लगन है, 2.5 डिग्री की है, दसवांश कुंडली भी मेष लगन हो गई। अभी मान लो आपका सूर्य मैन कुंडली के अंदर 2.5 डिग्री का बैठा हुआ है। अब मैं 12 राशियों में बैठा दूंगा उसको। मान लो वो लगन में ही बैठा हुआ है, मेष लगन 2.5 डिग्री की लगन, सूर्य लगन में उच्च अवस्था में बैठा हुआ है। अब दसवांश कुंडली आपकी टिप्स पे कैसे बनेगी? इसका मतलब दसवांश कुंडली आपकी मेष लगन की बनेगी, सूर्य मेष राशि में उच्च का बैठा है, दसवांश में भी वो मेष में ही जाएगा। इसका मतलब सूर्य आपका वर्गोत्तम हो गया। अभी मान लो सूर्य आपका 2 नंबर की राशि में बैठा है, 2 नंबर की राशि में बैठा है और इतनी ही डिग्री पे बैठा है, क्योंकि ज्योतिष का एंड कुछ नहीं है। इसमें तो जितना घुसते जाओगे समुद्र में गोता लगाते जाओगे तो देखोगे। अभी मान लो वो 2.5 डिग्री का वृष राशि में बैठा है, सेकंड हाउस में, दसवांश में कहां जाएगा वो? अब 2 नंबर में जहां बैठा है वहां से 10वां कहां? यानी मकर में जाएगा। 2 से गिनेंगे, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। इसका मतलब वो किस में चला जाएगा? सूर्य मकर में जाकर के बैठ जाएगा। वहां मेन कुंडली में 2 नंबर में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में बैठा है और उधर जाकर के मेष लगन बनेगी। मेष लगन के अंदर 10वें भाव में सूर्य जाकर के बैठेगा। ये तो आप टिप्स पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब मैं एक टिप्स और देता हूं आपको। लगन और लग्नेश, लगन और लग्नेश, सूर्य लगन और सूर्य लग्नेश, चंद्र लगन और चंद्र लग्नेश, ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगा करके देखना। सारे ज्योतिषी हैं और हो सकता है किसी ने डॉक्टरी की, किसी ने इंजीनियरिंग, किसी ने सीए, कोई पूछ रहा हो, कोई पूछ रहा होगा, लेकिन बाद में ज्योतिष कर रहे हैं। लगन लग्नेश, सूर्य लगन सूर्य लग्नेश, चंद्र लगन चंद्र लग्नेश, इन सबके ऊपर ग्रहों का प्रभाव देखो। सबसे ज्यादा लगन और लग्नेश के ऊपर मान लो बृहस्पति का प्रभाव आया, उसको नोट करो कि लगन और लग्नेश को बृहस्पति ने कितनी बार देखा। सूर्य लगन सूर्य लग्नेश को कौन से ग्रह ने कितनी बार देखा। चंद्र लगन और चंद्र लग्नेश को कौन से ग्रह ने कितनी बार देखा। मान लो सब में सबसे ज्यादा पॉइंट बृहस्पति के आते हैं।
अब वो व्यक्ति चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, चाहे वो वाल्मीकि जी हो, चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे कोई भी हो, मानेगा ज्योतिष को। किसको मानेगा? और वो अंतोगत्ता टॉप का ज्योतिषी बनेगा अगर दशमांश कुंडली के अंदर भी लगन और दशमेश के साथ अगर उसका संबंध अगर आ गया तो उससे बड़ा ज्योतिषी कोई बन ही नहीं सकता। करके देख लेना आप। अब आपका बच्चा पैदा हुआ, उसको देखो जाकर के लगन लगने, चंद्र लगन चंद्र लगने, सूर्य लगने, कौन से ग्रह पर सबके ज्यादा नंबर आए। अब कईयों के बराबर बराबर आ गए तो फिर वो कंफ्यूज होता रहेगा कि ज्योतिषी बनूं, कथावाचक बनूं, कि इंजीनियर बनूं, कि सीए बनूं, क्या बनूं। फिर उनमें जिस ग्रह का सबसे ज्यादा बलवान और दशमांश कुंडली के साथ संपर्क हो तो फिर आप उसको बता सकते हैं कि भैया तू इंजीनियर तो बनेगा लेकिन काम ये नहीं करेगा। मेरे पिताजी ने कहा कि जिस समय हम पढ़ रहे थे तो हमारे टाइम पे देश डेवलपमेंट की स्पीड में था, तो 3 इंजीनियरों की सबसे ज़्यादा वैल्यू थी, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर। क्योंकि उस समय कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही थी और उस समय मैकेनिकल सिस्टम बड़ा चल रहा था, तो मेरा नंबर आ गया मैकेनिकल में। इंटरेस्ट तो था क्योंकि यूनिवर्स को जानने की इच्छा थी, लेकिन काम करने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि मेरी कुंडली के अंदर लगन लग्नेश, चंद्र लग्नेश, सूर्य लग्नेश, इन सब पर बृहस्पति का सबसे ज्यादा प्रभाव है, इसलिए बचपन से ज्योतिष में इंटरेस्ट था। अब मान लो आप कैलकुलेशन ना कर सको, एक और सूत्र आपको देता हूं बड़ा जबरदस्त। अब आप यहां पर लेके बैठ गए किताब, लगन लग्नेश, चंद्र लग्नेश, सूर्य लग्नेश, इस ग्रह का बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, इसकी दृष्टि, फिर उसके बाद चंद्रमा की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, ऐसे सबको कैलकुलेशन करते करते 10 मिनट चाहिए आपको। और फास्ट आदमी होगा 10 मिनट में कैलकुलेशन कर लेगा, फास्ट। उसके बाद आप कैलकुलेशन करके बताओगे कि आप इतने बड़े नॉलेज भाई की तरह तांत्रिक बन सकते, राइट। अब कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है और जल्दी से कोई पूछे, टीवी के ऊपर किसी ने कुंडली दिखा दी कि बताओ इस रावत जी ये व्यक्ति क्या होना चाहिए, हमने कहा पॉलिटिकल आदमी होना चाहिए। अभी मान लो किसी की मेन लगन है, लगन में ही चंद्रमा बैठा है, लगन में ही गुरु बैठा है, लगन में ही सूर्य बैठा है। अब चंद्र लगन, सूर्य लगन और लगन तीनों एक हो गई सुदर्शन पद्धति के हिसाब से, और लगन में गुरु बैठा है। सबसे ज्यादा नंबर किसके हो गए? बोलो ना, गुरु के हो गए। सबसे ज्यादा किसके हो गए? गुरु के हो गए। इसका मतलब आप कुंडली देख के बोल सकते हो कि ये व्यक्ति ना कहीं पॉलिटिक्स में जाएगा, राज होगा इसकी कुंडली में, या टॉप का ज्योतिषी कथावाचक बनेगा, आप ऐसे बोल सकते हो। अभी मान लो शुक्र के हैं, लगन में शुक्र लगन में, चंद्रमा लगन में, सूर्य भी लगन में, लगन लग्नेश, चंद्र लग्नेश, सूर्य लग्नेश, सबके ऊपर शुक्र का प्रभाव है। तो आप बोल दो भैया कहीं ना कहीं तुम ना किसी ग्लैमरस फील्ड में हो। अभी मैं बंबई में था, बंबई में बैठा था, एक आदमी आया, बड़ा चालू था। उसकी आंखों को देख के तो मैं समझ गया, मैं बड़ा तेज आदमी है, मैं पूरा घिसा हुआ आदमी है, मजा हुआ आदमी है। वो था फिल्म का आदमी। बोला गुरुजी मेरी कुंडली देख के बताओ मैं क्या होना चाहिए हूँ। अब मैं जवाब तो बहुत बढ़िया दे सकता था, पर मैंने नहीं दिया। मैं कहा ये मेरी सभ्यता के खिलाफ है। मैं कहा यार तुम ना क्रिएटिव फील्ड से हो, या तो तुम फिल्म लाइन में हो या फिल्म लाइन के बहुत सारी ब्रांचें उसमें हो। बहुत तालियां बजाने लग गया ऐसे, क्योंकि उसकी लगन में चंद्रमा, शुक्र और बुध तीनों बैठे थे, सूर्य। मैं समझ गया कि शुक्र के नंबर सबसे ज्यादा हैं। क्या हो गए कि नहीं हो गए? अगर मान लो शुक्र लगन में बैठा चंद्रमा के साथ, तो लगन पे किसका प्रभाव? शुक्र का। लग्नेश शुक्र हो जाए मान लो, शुक्र का। चंद्र लगन शुक्र का, चंद्र लग्नेश शुक्र का, सूर्य लगन शुक्र का, सूर्य लग्नेश, 6 प्रभाव तो शुक्र के आ गए। इसलिए ऐसे बहुत सारे सूत्र होते हैं कि आदमी कुंडली खोलता सीधा बोल देगा ये व्यक्ति की कुंडली के अंदर ये चीजें। अभी टॉपिक रह गया मेरा अधूरा, अभी जोशी जी जो अगला प्रोग्राम करेंगे उस समय बताऊंगा। फिर
एक बार मेरे साथ जोर से बोलेंगे, जय श्री कृष्ण। मैं बोलूंगा, आप भी बोलोगे जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।